गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का, इसका ईएमएफ इक्वेशन। उसके बाद देखेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल में मशीन है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इक्विपमेंट से मशीन है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन की बात करें तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो क्या लिखा हुआ नाम है इसका, ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफ़र करना। इसका मेन काम तो ये हो गया कि ट्रांसफ़र करता है, लेकिन किसका, तो पावर का। ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि इस मशीन के अंदर, इस इक्विपमेंट्स के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो कि मूव होता हो या रोटेट होता हो, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टैटिक डिवाइस। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ निकल कर आया कि ये पावर को ट्रांसफ़र करता है और यह स्टैटिक डिवाइस है। तो हम इसका डेफिनेशन के अंदर ये दो चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह कांस्टेंट होती है और पावर को केवल ट्रांसफ़र करता है, ना कि उसको अप या डाउन करता है। अप या डाउन अगर किसी चीज़ को करता है तो वह वोल्टेज है, ना कि पावर। तो इन बातों को लेकर के हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसा बनेगा कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफ़र पावर, ठीक है, विच ट्रांसफ़र पावर बाय स्टेपिंग अप और डाउन द वोल्टेज प्रोफाइल कीपिंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ओके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका डेफिनेशन आप बना सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन का। ये जो आप अभी डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो वो इसका कंस्ट्रक्शन को बताता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि मैंने बताया था कि दो तरह के लॉसेस होते हैं मशीन के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, एडी करंट और हिस्टेरिसिस। एडी करंट जो कि कोर में एक करंट जो फ्लो कर रहा होता है, उसका कोर का पाथ जितना ज़्यादा डेंसिटी होता है उतना ज़्यादा कोर इफेक्ट कोर लॉस होता है। कोर लॉस का मतलब ये बताया होता है कि जो करंट गुजर रहा होता है इधर उधर कोर के अंदर, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होता है, वह हीट हमारा लॉस क्रिएट करता है। तो उस चीज़ को ही कम करने के लिए हम लोग इसका लैमिनेटेड करते हैं बाय वार्निश्ड बिटवीन देम। ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि कोर होता है जो कि लैमिनेटेड होता है। इसके बाद हम दो तरह का वाइंडिंग इसके अंदर करते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। प्राइमरी वाइंडिंग उसे कहते हैं जिससे हम सोर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग उसे कहते हैं जो कि लोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। यहाँ पर इस फिगर में ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ठीक। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी कोर में अगर हम एक तरफ से सप्लाई दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका असर हमारे दूसरे एंड पर भी मिले। और पहला एंड जहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन किया हुआ है और जो दूसरा एंड है वे दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो। ठीक है ना। जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे कि मेरे पास दो वाइंडिंग मैंने कर रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों को मैंने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं। फिर भी जब हम प्राइमरी में सोर्स लगा रहे होते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी के अंदर भी करंट का असर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और ये ट्रांसफ़र करंट का कैसे होता है? वाया कोर। ठीक है ना। कोर में क्या होता है कि जब ये करंट दे रहे होते हैं वाइंडिंग के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट की वजह से इस वाइंडिंग के अक्रॉस फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जिसको एक पाथ मिल जाता है, मैग्नेटिक पाथ मिल जाता है कोर, जो कि फ्लक्स
यहाँ हमारा इस वाइंडिंग को लिंक करता है, कटिंग करता है, तो इसकी वजह से हमें करंट मिल जाता है सेकेंडरी साइड, इसको I2 बोलते हैं। लोड लगाते हैं तो करंट का असर आ जाता है, विदाउट लोड नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होने के बावजूद भी प्राइमरी सप्लाई देने का सेकेंडरी में आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं EMF इक्वेशन। EMF इक्वेशन के लिए मैंने एक सिंबल बना लिया डायग्राम का। ये प्राइमरी वाइंडिंग का है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का है। ठीक है ना, ये इसका टर्न्स हमने N1 मान लिया। ये जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं इसको टर्न्स बोलते हैं। ये टर्न्स N1 हो गया, ये टर्न्स N2 हो गया। इसके अंदर जो हम मान रहे हैं कि जो फ्लक्स गुजर रहा है फाई, वह फाई एम साइन ओमेगा टी है। ये जो फ्लक्स हमारा जनरेट हो रहा होता है ना यहाँ पे फ्लक्स, वह फ्लक्स फाई एम साइन ओमेगा टी है। क्यों साइन ओमेगा टी? क्योंकि हमारा सप्लाई जो AC है, AC दैट इज ये किसका वेव होता है? साइन वेव का होता है। ठीक है, टाइम पीरियड हमने ओमेगा टी लिया हुआ है, तो साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम हमारा जो वैल्यू होगा फाई फ्लक्स का वो फाई एम होगा, इसलिए जो फ्लक्स है फाई वो फाई एम साइन ओमेगा टी है। इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्यों होता है? काउज ऑफ लेंज लॉ, काउज ऑफ लेंज लॉ विच अपोजेस द काउज ऑफ जनरेशन, इनका स्टेटमेंट है। तो जो EMF जनरेट हो रहा है उसको अपोज करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, इसलिए माइनस साइन रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फाई का वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद डेरिवेशन करते हैं। ओमेगा यहाँ से बाहर निकलेगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। फाई एम तो कांस्टेंट वो बाहर निकल गया। अब हम कॉस को साइन के टर्म में लाएंगे तो माइनस यहाँ पे निकलेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ इक्वेशन आ जाएगा साइन के टर्म में। ठीक, नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा? साइन 0 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो हम अगर हम ओमेगा टी का वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू 1 कर दें, तब हमारा ये वाला वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू कितना मैंने बोला? एन ओमेगा फाई एम। अब ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई एफ, है ना, ये तो फार्मूला होता है ओमेगा का। तो 2 पाई एफ हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ होता है। तो इसका वैल्यू पुट कर दिया। RMS में निकालते हैं तब क्या करते हैं? √2 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, √2 से 2 कट करेंगे तो √2 मिलेगा। अब √2 और पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, 3.14 इसका वैल्यू, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 मिलेगा। और इसके बाद फाई एम, ठीक है, एफ और एन, ये ERMS यानी कि हमारा जो EMF है, इंड्यूस्ड EMF RMS वैल्यू में ये आया। यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ये मेन इक्वेशन हमारा निकल गया। अब हम अलग अलग दोनों के लिए एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी, यानी टर्न्स रेशियो जिसे बोलते हैं। तो उसको निकालने के लिए कुछ इसमें से ही और चीज़ें निकालेंगे। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में EMF कितना हो रहा है, तो प्राइमरी वाइंडिंग भाई जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स N1, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, बाकी सब तो वही है। जो प्राइमरी में जो सेकेंडरी में फ्लक्स जो पैदा हुआ प्राइमरी वही सेकेंडरी में गया। फ्रीक्वेंसी तो सब कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। टर्न्स केवल डिफरेंट होता है, प्राइमरी में अलग सेकेंडरी में अलग। उसी बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी का EMF अलग अलग टर्न्स बेसिस पर। अब अगर हमने फ्लक्स डेंसिटी जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू को, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? B। मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, जिसका यूनिट होता है टेस्ला, उसको मान लिया मैंने BM। BM क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। T का मतलब टेस्ला में इसका यूनिट होता है। और A हमारा मान लीजिए एरिया ऑफ कोर है मीटर स्क्वायर में, तब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM इक्वल टू फाई एम बाई ए होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला था B इक्वल टू फाई बाई ए। ठीक है ना, या हम जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू B इंटू ए होता है। जो फ्लक्स डेंसिटी और जो एरिया उनका मल्टीप्लिकेशन ही फ्लक्स होता है। तो हम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे तो फाई एम बाई ए मिलेगा, जिसका यूनिट होता है टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट भी पूछा जाता है। अब वोल्टेज रेशियो और टर्न्स रेशियो, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं, ये निकालना है। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन 3 में यहाँ माना था, ये प्राइमरी वाइंडिंग में E1 का वैल्यू दिस वन एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में दिस वन, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि E1 बाई N1 कर देते हैं तो इधर का वैल्यू केवल इतना मिलेगा। उसी तरीके से E2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई N2 कर देते हैं
डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस में जब आएगा तो वैल्यू इधर भी इक्वल यही मिलेगा। ये दोनों वैल्यू हमें इक्वल के बाद सेम सेम नज़र आएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, देखिए E1/N1 4.445 F, ठीक है ना। और इक्वेशन 2 से हमें वही N2 को इधर ले आए थे तो 4.445 F मिला था। इक्वेशन 3 और 4 रेस्पेक्टिवली मान लिए। अब 3 और 4 में हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू का, इसका वैल्यू इतना है और इसका भी वैल्यू इतना है और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है ना। तो वही कर दिया। 3 एंड 4 से हमें क्या मिला कि E1/N1 इक्वल टू E2/N2, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि E2 को इधर ले आ रहे हैं, N1 को उधर ले आ रहे हैं, E1/E2 इक्वल टू N1/N2 हो गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। E1/E2 इक्वल टू N1/N2, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। अब जो ये करंट वोल्टेज है E1/E2, ये करंट के अपोजिट होता है, क्योंकि पावर कांस्टेंट रखना होता है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट वहाँ घटेगा। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि करंट का अपोजिट होता है। E1 यहाँ, I2 यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के हमें क्या फॉर्मूला मिला, E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ये चीज़ बहुत समझ में आया हो। थैंक यू।